चलें जी शुरू करें। पी का प्रॉफिट बताएं। 3900 माइनस 1980 कितना आया? 1690। एस का प्रॉफिट 2400। ए का प्रॉफिट 6700। चलें जी नोट करें। वर्किंग 6 नोट करें। पेज नंबर 4262। ओके सेवेंटी 75% सब्सिडरी को खरीदे और 30% एसोसिएट को खरीदे। ये मिड ऑफ ईयर का सवाल है। ये कम अक्टूबर 22 और ये पूरे साल का है। तो चलें पहले ये नोट कर लें फिगर्स। कितना प्रॉफिट आ रहा है बीएल का? 1 और आरएल का और इसका 670। ये क्या है? पैट। ये वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 फॉर द ईयर। चलें जी वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। जी सेल 3900 प्लस जी कॉस्ट ऑफ सेल 1660 जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस आगे हाँ जी आगे प्लस 60 आगे पी टैक्स नहीं है। पीबीटी से ऊपर एक लाइन आएगी, पीबीटी ही पैट हो जाएगा। एड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जी। रिवैल्यूएशन पी का और एस का 300। तो बस याद रखिएगा पी और एस को फुल शो करना होता है, यहाँ पे ए को नहीं शो करना होता। छुरी चलानी इंडिपेंडेंट बात है, वो बाद में करते हैं। लिए
किधर नोट किया हुआ है वो? PS और A वाला सवाल और उस पे स्टेप्स जो 6-7 थे। 2 क्या हुआ है? हाँ, ये put figures of P&L of P&S on face of consolidated statement of comprehensive income. Open working 5, 5.1, 5.2 and 5.3. ये देखें, put figures of P&S. Now open up the workings. S profit. अच्छा, मैं सोल्यूशन में भी देख रहा था कि SOCI की वर्किंग पहले खोली हुई है, हालांकि 5.1 में हमें आदत है SOCI की बजाय A प्रॉफिट। खोलें। चलें जी, S का प्रॉफिट वर्किंग 6 में भी मैंने निकलवाया था, कितना है? इंटू 9/12 जी 180। और ऐसा करें कि इधर भी सारा 9/12 लगा दें। सरप्लस ये जो होता है ना OCI, इस पे ज़रा 9/12 ना क्वेश्चन में नीचे जाके देख के लगाया करेंगे, क्योंकि कई दफ़ा सरप्लस होता ही सारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का है। तो अगर है ही सारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का, तो फिर शायद 9/12 ना लगाना पड़े, क्योंकि हमें 9 मंथ्स का चाहिए। हो सकता है ये हो ही 9 मंथ्स का, ये पहले 3 का इसमें हो ही ना। तो थोड़ा सा ये ज़रा आज के बाद एहतियात शुरू कर दें कि इस पर एकदम 9/12 ना लगाया करें, अनलेस के सवाल में देख लें कि ये आया क्यों है। जब पता चल जाएगा आया क्यों है, फिर देख लेंगे 9/12 लगाना है या नहीं लगाना। इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा करें। अच्छा जी, ए प्रॉफिट निकाला है आप लोगों ने वर्किंग 6 में, कितना है? लेकिन इस पे छुरी नहीं चलानी, क्योंकि पूरे साल का करना है। लेकिन परसेंटेज लगा दें, पीस शेयर जी 201। तो छोटी छोटी एहतियातें इन 4 वर्किंग्स में भी बात हो रही है, साथ साथ छोटी छोटी एहतियातें इधर भी हैं जी। SOC, अब वही बहस 9/12 वाली है, इसलिए मैं इसको ज़रा अंदर लिख रहा हूँ। और अगर 9/12 ना लगाना हुआ तो ठीक है, फिर इसको बाहर ही ले आऊँगा एज इट इज़ 300 को, और 9/12 लगाना हुआ तो लगा के ले जाऊँगा। इसलिए इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। और AOCI ये तो पूरे साल की है, इसका तो 9/12 का चक्कर ही नहीं, बस हमारा हिस्सा बताएं। 30% जी 27। चलें जी, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जो लेट आए हैं जैसे भी आए हैं सारा जहाँ तक नोट कर लें। वर्किंग 6 दिखा दें, चलें देख लीजिएगा बाद में भी, यहाँ तक तो नोट करें। वर्किंग 6 खुद कर लें, उसमें क्या है। ओके
कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी नोट कर लें, और कुछ लोग पहले एडजस्टमेंट करके फारग भी हो गए हैं। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, ये 4 वर्किंग्स हमने ओपन कर ली हैं और पी और एस की फिगर्स हमने फेस पे डाल दी हैं। अब आगे चलें। ये 4 वर्किंग्स हमने ओपन करनी है और पी एंड एस की फिगर्स फेस पे डाल दी हैं। डिटेल्स ऑफ बीएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। ये प्री आरी आ रही है और प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह आ रहे हैं। वर्किंग 7 तो खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग 1 तो खोले ना। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे सरप्लस और आरी इतनी है। जी, वर्किंग नंबर 1 बोलें जी। शेयर कैपिटल आगे क्या है? रिटेन्ड लॉस आगे। इसको एसआरई अकाउंट में लेके जाना था, एसआरई में, लेकिन वो अब मैं मांग बना नहीं रहा। और 450 ये वो अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो एस अकाउंट के अंदर जो है वो इसने जाना था प्री के नाम से 450। ओके, वर्किंग 7 कॉस्ट आरी पोस्ट क्लोजिंग माइनस प्री कितनी है? 1400। क्लोजिंग तो मुझे नहीं पता ना, मैं क्या करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस पोस्ट क्लोजिंग माइनस प्री 270। ये किताब के ऊपर ही नोट करें, वर्किंग 7। भाई किताब के ऊपर, माय डियर, किताब के ऊपर, किताब खुली हुई है, किताब के ऊपर। और इस 1400 और 270 को काट दें। ये पी एंड एल के सवाल के लिए इसका कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जगह नहीं है तो ठीक है, फिर रजिस्टर पे नोट करके बाद में काट देना, नॉट रिक्वायर्ड। इक्विटी मेथड है, इक्विटीज को इग्नोर नहीं करते। मुझे पता है कि एस के ए के शेयर कैपिटल को काटते थे, याद है? ए के शेयर कैपिटल को काट देते थे, लेकिन ए की बैलेंस शीट में जो आरी नजर आ रही होती थी और वो, लेकिन ये तो है भी प्री मादरत, ये तो वैसे भी क्लोजिंग नहीं है, ये तो प्री है, तो प्री यहीं जाती है ना। लेकिन क्या वर्किंग 7 मांगी हुई है रिक्वायरमेंट में या नहीं मांगी हुई? नहीं मांगी हुई। क्या करें आप, इनको कहां लेके जाएं? और कहीं भी नहीं। पी एंड एल के लिए अगर कोई सरप्लस है तो वो मुझे दिया हुआ है, वो टेंशन ना लें आप। माय डियर इधर देखें, पी एंड एल के लिए अगर कोई सरप्लस है तो वो उसने मुझे दिया हुआ है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ये प्री सरप्लस है, प्री 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 वर्किंग 1 में जाती हैं ये चीजें, और ये वर्किंग नंबर 7 में। बना लिया? ओके, अब इसको काट दें। लेकिन जाहिर बात है एक अच्छी रिवीजन होगी अगर कल कल को कभी ये वर्किंग 7 भी साथ मांगी हो, जैसे पास पेपर क्वेश्चन 1 में मांगी हुई थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। BL acquired shareholding of RL at the following consideration। ये कौन सा पेज है? BL acquired RL at following consideration, पेज 27।
इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 26 मिलियन, दिस अमाउंट वाज रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट इन बीएल बुक्स। ये बीएल की बुक्स में रिकॉर्डेड है, यानी नजर तो नहीं आ रही हूं मैं बीएल की बुक्स, लेकिन एज पर क्वेश्चन ही समझ लें इसको। तो वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन, अगर बैलेंस शीट दी होती ना तो उसमें ये नजर आ रही होती, कितनी 2600, जिसमें से 20 रुपए वैल्यूएशन फीस है 120, इसको निकाल दें और निकाल के एडमिन में ले जाएं। एंट्री बोलें एडमिन एक्सपेंस डेबिट प्लस 120, और अगर बैलेंस शीट का सवाल हो तो सीआरई में। अच्छा, तुम्हारा एक, उधर ही रखो, इधर ले आओ। तुम्हारा एक शेयर में 2 रुपए का खरीद रहा हूं और 1.5 रुपए का, ये मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा 30 सितंबर 24 को, 2 साल बाद। और ऊपर देखा है ना कहीं 1 अक्टूबर की ये डेट नजर नहीं आ रहा, ये 1 अक्टूबर 22 है ना, तो 1 अक्टूबर 22 और 30 सितंबर 24, 2 साल। तुम्हें 2 पर शेयर में पैसे दे देता हूं 2 साल बाद, और 1.5 रुपए पर शेयर तुम्हें पैसे दे देता हूं 3 साल बाद। तो ऐसे ही अब बोंगियां मारने पे आई के तो जो मर्जी कर दे। आज तक ये होता था कि 4 साल बाद पेमेंट करनी होती थी, आज कह रहे थोड़ी सी 2 साल बाद और थोड़ी सी 3 साल बाद। बोंगा, दिस इज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये तो सबसे आसान एडजस्टमेंट होती है, यानी गलती भी कोई नहीं हुई। ये गलती को सही करना बहुत स्यापा होता है, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बस करें फिर शुरू हो जाए दीवानों की तरह, पागलों की तरह। वर्किंग 1.2 जनरल एंट्रीज। अच्छा जी, मैंने शेयर कितने खरीदे हुए हैं एस के, मुझे जरा देख लेने दें। 600 जरा 75%, 450 मिलियन शेयर्स। बाकी इमरान खान के पास हैं, मेरे पास 450 हैं। तो 450 मिलियन शेयर्स में एक शेयर मैंने 2 रुपए का खरीदा और इसी तरह मैंने 1.5 रुपए का खरीदा। तो यानी 450 को मैं 2 से ज़रब दे दूंगा तो ये पैसे भी देने हैं ये 2 साल बाद, और 450 को ही 1.5 से ज़रब दूंगा ये पैसे भी देने हैं। असल में शायद कहानी ये हुई हो कि उसने कहा यार मुझे 3.5 रुपए चाहिए पर शेयर, मुझे ये लग रहा है उसने कहा होगा मुझे 3.5 रुपए चाहिए पर शेयर। तो मैंने इससे कहा होगा यार जान दे यार, 2 रुपए पर शेयर जो है वो अभी ले ले 2 साल बाद, और 1.5 रुपए पर शेयर ऐसा कर 3 साल बाद ले ले, ज्यादा हो जाएगी मेरे से। वो शायद वो कह रहा हो कि 3.5 रुपए दे दो मुझे 2 साल बाद पर शेयर, और मैंने उसे कहा यार से ज्यादा है यार, 2 रुपए पर शेयर अभी कर ले और 1.5 रुपए पर शेयर तुझे 3 साल बाद दे देते हैं। तो पहले तो मेरा सवाल यह है कि मैंने 2 साल बाद पेमेंट कितनी करनी है। पहला तो मेरा यह सवाल है, मैंने 2 साल बाद पेमेंट कितनी करनी है। तो वर्किंग शुरू करने से पहले मुझे बता दें, पेमेंट ऑन 30 सितंबर 24 जो मिसिंग है सवाल में, 2 रुपए मैंने पर शेयर उसको देने हैं 900 मिलियन, और पेमेंट ऑन जी अब वर्किंग शुरू करते हैं। इधर देखें, अब डेट्स के साथ ना लिखा करें वरना आप मिस करेंगे कुछ। P&L बैलेंस शीट दोनों का सवाल आ गया, गड़बड़ कर सकते हैं। अब डेट्स के साथ लिखें 1 अक्टूबर 22 को एंट्री करें इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। 900 को डिस्काउंट करें कितने साल पीछे, और 675 को डिस्काउंट करें कितने साल पहले, 3 साल पीछे लाएं, माजरत पहले नहीं पीछे। जवाब चलें, ये नोट करें पहली एंट्री। दो साल बाद कितने देने हैं 900, नहीं 900। 3 साल बाद कितने देने हैं 675।
अगर ये दोनों पेमेंट्स आज करनी पड़े तो कितने देने हैं? 1079 सिर्फ। अच्छा, अगर ये परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होते ना तो फिर मैं इन फिगर्स को माय डियर इग्नोर करता, फिर इनकी फेयर वैल्यू खुद देता, फिर इनकी फेयर वैल्यू खुद देता। लेकिन अब ये डेफर्ड कंसिडरेशन है, पेज 27 पे हमारी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी निकलती है। डेट्स डाल के करें ताकि कोई भी एरर ना हो। 30 जून 2023, 1079 ज़रब 17%, ज़रब 9/12। अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा कर लिया हुआ हमने वो जी। फाइनेंस कॉस्ट ऑन द फेस ऑफ P&L डेबिट पेएबल, चलें पोस्ट करते हैं इस एंट्री को। इस कॉन्सेप्ट का नाम बताएं। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, इसकी हम बेहतरीन रिवीजन अभी करने वाले हैं IAS 37 में 2-3 दिनों में। जब हमने प्लांट की डी इंस्टॉलेशन के पैसे 4-5 साल बाद देने होंगे तो उसे बुलाया भी करेंगे और फिर अनवाइंड भी किया करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा रिवीजन है IAS 37 में इन एंट्रीज की। उस वक्त हम प्लांट खरीदने की एंट्री करेंगे, प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट डी इंस्टॉलेशन से, और फिर पेएबल मजदूरों का ऐसा बढ़ाया करेंगे। चले जी, तो थोड़ा अभी सौदी किंग को भी मजदूर समझते रहे आहिस्ता आहिस्ता IAS 37 में पहुंचने तक। अच्छा, ये फिगर कितनी है? 2480। अच्छा, अब डबल एंट्री करनी है, ऐड। अब ये पेएबल तो मैं वैसे लिखता होता हूं, असल में इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है। इन्वेस्टमेंट एंट्री पहले पोस्ट कराएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और बैलेंस शीट में पेएबल, बैलेंस शीट में बना नहीं रहा। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, वर्किंग नंबर 2.1, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड बैलेंस शीट में पेएबल क्रेडिट। बैलेंस शीट बन नहीं रही जी। गुड। फाइनेंस, अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा इधर मैंने लिखी नहीं, वो आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि 1079 भी तो घूम के आ रही है, उसको पता नहीं चलना। 3559। असल में क्लासें सारी खत्म हो जानी है ये वाली। अब बाद में किसी ने आके पूछना, सर हमारी अटेम्प्ट में किस किस्म का सवाल आएगा, जरा वो जरा बता दें। ये तो चलो हो गया ना जो दूसरों के साथ हुआ था, हमारे साथ क्या होगा भाई? हो वही रहे, थोड़ा थोड़ा करके वो कर रहे हैं। अब देख लें, ये सारे सवाल आपके सामने हो वही रहे, लेकिन अब है कि हल्का फुल्का वो, ये हाइब्रिड में कोई बैठा हुआ था, अभी गायब हो गया, थर्ड लास्ट रो में। ये क्या अभी आ भी गए, ये हद होती है। तो ये पानी पुनी क्लासों 35 मिनट दिए थे ना, पानी भरने के लिए दिए थे और नमाज पढ़ने के लिए। ओके, चलें जी। नहीं, वर्किंग 5 में तो मेरा माय डियर कोई चीज़ नहीं जाएगी, वो तो पेज 27 वाली कोई भी चीज़ वर्किंग 5 में नहीं जाती। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, देखिए यार, इन एनी केस इतनी एडजस्टमेंट्स पड़ी होती हैं कि बंदा 50% मार्क्स ले लेता है। ये एडजस्टमेंट देखिए कितनी इजी थी, इसमें कम से कम डिस्काउंटिंग तो सबने कर ही लेनी थी, हो जाना था, और आगे जाके स्क्रैप पड़ा होगा, डिविडेंड, NCI, उसको ख़रीदा, 80% स्टॉक बेचा, ये फेयर वैल्यू उसके शेयर्स की, आगे तो कुछ भी नहीं। तो इतना कुछ पड़ा होता है सवाल में कि बंदा कर ले, और एंड पे जो भी हो, गलत भी हो जाए चीज़ें, तो एंड पे जो TCI की और पैट की एट्रीब्यूशन है उसके तो मार्क्स 100% आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इस चीज़ के मार्क्स नहीं होते कि आपकी फिगर्स गलत हैं, इस चीज़ के मार्क्स होते हैं कि आपने अपने गलत डाटे की बेस पे भी अगर एट्रीब्यूशन सही किया तो उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ उस एडजस्टमेंट के नंबर कटेंगे। तो बहुत से मार्क्स तो सवाल में मुफ्त के होते हैं,
वो कौन से होते हैं? ये अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करने के मार्क्स होते हैं और एंड पे एट्रीब्यूशन के होते हैं। वो तो 100% बच्चों को सही करनी चाहिए। मसला ये आता है कि बीच में कोई एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही होती तो एट्रीब्यूशन को एंड के लिए छोड़ देते हैं, वो एंड आता नहीं, उतनी देर में पेपर चला जाता है, तो जो एट्रीब्यूशन के ईजी मार्क्स थे वो भी मिस कर आते हैं। कहते हैं कि एडजस्टमेंट हुई नहीं, मेरी एट्रीब्यूशन गलत होगी तो मेरे साथ वो करेगा, तो उसको करने ही ना दें। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एस एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब देखिए ना, ये वही वाला पंगा है, ऑलरेडी हमें लग रहा है कि एसबी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, हमें लग रहा है कि एसबी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं फिर भी कुछ एसेट्स की बीवी और फेयर वैल्यू बराबर नहीं है, तो बट ठीक है फिर करें इसको सॉल्व। द ब्रांड, अब डालें इसका सरप्लस, हम क्या करें, फिर भी भूल गया होगा कुछ करना। ब्रांड की कैरिंग वैल्यू 160 है और फेयर वैल्यू 256 है और रिमेनिंग लाइफ है 4 years, तो इजी एडजस्टमेंट करें। अब देखें इजी काम करवाएगा, एंड पे पंगा डालेगा कोई आपके लिए, हर दफा एंड पे कोई पंगा डालेगा, तो बच्चे इजी काम भी नहीं छोड़ के आते। आखिरी लाइन लिखी हुई थी, उसके बाद मेरे से पहले 2 लाइन ही नहीं पढ़ी गई, हालांकि ये लाइन ईयर एंड की है, एक्विजिशन डेट से इसका ताल्लुक नहीं है, तो एक्विजिशन डेट के मार्क्स लें। फिर आज इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। इट इज एंटायरली न्यू एडजस्टमेंट फॉर यू, आई हैव नेवर डिस्कस्ड इट, ये बिल्कुल न्यू एडजस्टमेंट है, बट प्लीज ये ईयर एंड के ऊपर हुई है, एक्विजिशन डेट वाली तो कर देना पहले, तो एक्विजिशन डेट वाली एडजस्टमेंट करें, इजी मार्क्स लें जी। ये बाकी एसेट्स पे होगा, ये रिकॉर्ड हुआ होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस ब्रांड 256 माइनस कितना है, छठो बस, अब बड़े हो गए मैं, पेपर में तो ब्रैकेट में लिखना है। एसेट कहां से डेबिट करो, बैलेंस शीट नहीं बन रही। अच्छा दूसरी एंट्री अमोर्टाइजेशन डेबिट और ब्रांड क्रेडिट, तो अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर ले, वर्किंग नंबर 256 और उसका 96 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 18। एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट या अमोर्टाइजेशन इन पी एंड एल डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट? अमोर्टाइजेशन इन पी एंड एल कहां डाल दें, ऑपरेटिंग में डाल दें, जमा 18, वर्किंग नंबर 8 लिख दीजिएगा। और कुछ वो जो एक पूरा सफा लंबा सा था स्क्रीनशॉट अटैच किया था, एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, इसलिए इट विल हिट एस प्रॉफिट। कितना? 18। मेरे ख्याल से वो तकरीबन 60-70% जो पेपर होता है वो नॉर्मल ही होता है पुराने वाला, बस टेस्ट ये हो रहा होता है कि वो जो 20-30% अजीब सा आया है, ये नई चीज़ें आपको लग रही हैं, उसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके बाकी 60-70% के भी मार्क्स लूज़ कराते हैं, और यही सीन चल रहा है काफ़ी सालों से बच्चों के साथ। ओके, ब्रांड की रिकवरेबल अमाउंट हमारे साल के एंड पे हो गई है 178। अब इससे मैं क्या एज्यूम करूं कि हमारा अकाउंटेंट रिकवरेबल अमाउंट पर ले आया होगा या वो एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे बता रहा है? नहीं, लेकिन ले आया होगा तो नहीं, असल में हमारी सवाल में बैलेंस शीट में फिगर्स भी ऐसा अवेलेबल नहीं, तो बेहतर ये है कि इसको कर दें, पोस्ट कर दें, तो वो रिकवरेबल अमाउंट इसलिए बता रहा है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द ब्रांड वाज 178। अच्छा बुक वैल्यू बताएं ब्रांड की, 329 की, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 178। अच्छा जी, बुक वैल्यू बताएं। देखें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में तो ये ना कहीं ना वो कैरिंग अमाउंट पे नजर आ रहा होगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे तो वो फेयर वैल्यू पे नजर आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से अब आप ऐसा करें कि 256 इसकी फेयर वैल्यू है 1 अक्टूबर 22 की, ऐसा ही है ना, एट डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 22 की इसकी वो है फेयर वैल्यू, तो
यकम अक्टूबर 22 को ये 256 का है, कैरिंग अमाउंट पता नहीं क्या थी, जो भी थी, इस वक्त 256 का पहुंच गया है, और इस 256 में से मैं कुछ माइनस करूंगा तो मेरी कैरिंग अमाउंट आएगी। हाँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 160 का पड़ा होगा, लेकिन फिलहाल तो मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मेरी बैलेंस शीट में तो कितने पे पड़ा होगा, 256 के एतबार से पड़ा होगा या बुक वैल्यू के एतबार से पड़ा होगा? 256 के एतबार से पड़ा होगा। तो आप बताएं 256 में से क्या माइनस करूं? बुक वैल्यू निकलवाएं, 256 माइनस, मेरे भाई जिस वक्त आपको पता है चीजें फेयर वैल्यू पे आती हैं ना, तो IAS 16 में भी यही होता है, बैलेंस शीट में फिर फेयर वैल्यू माइनस सिर्फ उतने अरसे की डेप्रिसिएशन आ रही होती है, क्योंकि पिछली सारी सब फारग हो जाता है। एसेट्स जब फेयर वैल्यू पे आ जाते हैं तो बैलेंस शीट में लेटेस्ट फेयर वैल्यू माइनस उसके बाद की डेप्रिसिएशन पे एसेट आ रहा होता है। सो व्हाट इज लेटेस्ट फेयर वैल्यू? 256। 256 ने कितने सालों में खत्म होने? मैंने क्यों अपने सवाल में सरप्लस को डिवाइड किया था 4 से, वो इंडिपेंडेंट बहस है। मैंने इसलिए डिवाइड किया था सरप्लस को 4 से क्योंकि ये तो मेरा पुराना कॉन्सेप्ट है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने 160 को अमोर्टाइज किया होगा, मैंने कहा 256 को करो, तो उसने कहा नहीं मैंने तो 160 को किया हुआ, तो मैंने 96 को डेप्रिशिएट अमोर्टाइज कर दिया था। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, इसलिए 96 जो हुआ है उस पर एतराज नहीं है। लेकिन अब जब उसने रिकवरेबल अमाउंट पूरे इंटेंजिबल की दे दी, तो वो फिर पूरे इंटेंजिबल की रिकवरेबल अमाउंट है। अब वो मेरा वही वाला इंटेंजिबल है जिसको मैं कंसोलिडेशन पर्पस से मार्केट वैल्यू पे ले गया हूं। अब ये ना कहिएगा कि सरप्लस से खेलें, अब पूरे एसेट से खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस भी किसका निकालना है? पूरे एसेट का। तो डेट्स वाई मैं इससे खेल रहा हूं जरा। 9/12 208, और ये 208 इज द बुक वैल्यू इन कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, क्योंकि ये फेयर वैल्यू की बेस पे अब मैं लाया हूं। हां, अगर आप पूछे सेपरेट किताबों में ये कितने का पड़ा हुआ है, तो वो 160 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9/12 का पड़ा होगा, उससे मुझे कंसर्न नहीं है। तो अगर कभी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना हो ईयर एंड के ऊपर, तो पूरी कैरिंग वैल्यू निकालिएगा, कोई छोटी कैरिंग वैल्यू ना निकालिएगा खाली, तो फेयर वैल्यू वाली कैरिंग वैल्यू निकालिएगा। इसको आप कंपेयर कर दें, इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ, यहाँ पे 208 का आ गया, तो अब रिकवरेबल अमाउंट बताएं। 178, 30 का इंपेयरमेंट लॉस। वर्किंग नंबर 9, एंट्री बताएं, एसआरई डेबिट, इंटेंजिबल क्रेडिट। लेकिन अगर P&L का सवाल है तो इंपेयरमेंट लॉस इन एडमिन, चलें जी, P&L का सवाल है ना, तो बस फिर खाली यही करवा दें, डेबिट साइड पोस्ट करा दें, बस ये एक थी एडजस्टमेंट। अब उसने डाली, अब क्या कर सकते हैं, छोटा सा इधर ही लिख लें, +30, वर्किंग नंबर 9। विल इट हिट एस प्रॉफिट? यस, क्योंकि ये एस का ब्रांड है। कितना? 30। रिकवरेबल अमाउंट किसकी दी हुई थी? पूरे ब्रांड की, तो इसलिए मैंने उसकी फिर कैरिंग अमाउंट पहले निकाल ली, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लिया। उठा दें जी हाइब्रिड में मुराकबे वालों को, फिर हम आगे अगली एडजस्टमेंट करते हैं। जाके उठाना पड़ेगा। अच्छा जी, उठ गए, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसकी कैरिंग वैल्यू 900 है और फेयर वैल्यू 1200 है। एक्विजिशन डेट पर यह मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें फेयर वैल्यू पे थी, विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग। उसमें एक बिल्डिंग नहीं थी फेयर वैल्यू पर, ब्रांड नहीं था। ब्रांड को हम ले गए हैं, बिल्डिंग को ले जाते हैं। और फुल स्टॉप के बाद वाले पंगे उसके शुरू हो गए हैं। फिलहाल इजी मार्क्स लिया करें आप पेपर में, इजी मार्क्स लें।
जी बताएं कितना, हाँ जल्दी बोलें। 300 मशहूरे से माना एंट्रीज करें और जल्दी जल्दी मार्क्स लें जी। रिवैल्यूएशन बिल्डिंग कितना जी। बिल्डिंग बैलेंस शीट में डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अगली एंट्री डेप्रिसिएशन 300 डिवाइडेड बाय इंटू 5% इंटू 9/12 11.25 नो प्रॉब्लम 11 जी। इसकी एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन इन एसआरई डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ से ऑफिस बिल्डिंग है फैक्ट्री बिल्डिंग है? बिल्डिंग है। ऑफिस होती तो एडमिन में, फैक्ट्री होती तो कॉस्ट ऑफ सेल में, साइलेंट है तो ऑफिस बिल्डिंग समझ लें। प्लस 11 ये इसी में जा रहा है सब कुछ। प्लस 11 और किसकी बिल्डिंग है? एस की बिल्डिंग है। तो एस की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी? 11। चलें यहां तक नोट कर लें, फिर फुल स्टॉप के बाद पढ़ें आगे क्या करना है। ओके एक दिन बाद एस ने भी इसको रिवैल्यू कर लिया। जो काम नहीं, सब्सिडरी ने तो नहीं बोलना था, कुछ और बोलना था। जो काम पेरेंट, बोले जल्दी, जो काम पेरेंट कब कर चुका है? 1 अक्टूबर को। वो सब्सिडरी बाद में कर ले 2 अक्टूबर को, तो उसमें किसके काम को उल्टाएं? पेरेंट के या सब्सिडरी के? सब्सिडरी के काम को उल्टाएं। कितना गेन है? एक दिन बाद भी गेन तो 300 ही रहने ना। एक दिन बाद भी गेन तो कितना रहने? 300 ही रहने। तो किसके काम को उल्टाएं? अब देखें कहां उल्टाना है। जो काम वो कर चुका है उस काम को उल्टाएं। 300 का सरप्लस उसने एक दिन बाद रिकॉर्ड कर लिया है, ये 300। दो जगह उल्टाना पड़ेगा, दो जगह उल्टाना पड़ेगा। सर ये तो आपने पिछली क्लास में उस सवाल में नहीं बताया था। पिछली क्लास में तो सारी चीजें विद इन P&L वाली पड़ी थी। पिछली क्लास में तो सारी चीजें विद इन P&L वाली पड़ी थी। एक पढ़ा था इम्पेयरमेंट लॉस,
वो जो काम वाला क्वेश्चन किया था, एक पड़ा था क्या कहते हैं इन्वेंट्री का जीपी, वो भी P&L टाइप चीज थी, और एक पड़ा था एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, वो भी P&L टाइप चीज थी। ये तो आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई बैलेंस शीट टाइप चीज मैं आपको करवा रहा हूं। तो बैलेंस शीट टाइप चीज जो आपको मैं करवा रहा हूं, तो उसमें सवाल ये राइज हो रहा है कि जो काम कौन कर चुका है। भाई ये सरप्लस है, इस पे मुझे कोई एतराज नहीं कि ये सरप्लस नहीं है, ये सरप्लस है, ये सरप्लस है, लेकिन ये 1 अक्टूबर वालों का सरप्लस है। अगर आप इस सरप्लस को 2 अक्टूबर वालों को दे दें तो इस पे हमें एतराज है, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 अक्टूबर को ये रिकॉर्ड, और सब्सिडरी ने क्योंकि वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा था तो 2 अक्टूबर को उसने वैल्यूअर को बुलाया। आमतौर पे वैल्यूअर को साल के शुरू एंड पे बुलाते हैं, लेकिन इसने एग्जैक्ट सऊदी किंग के जाते ही वैल्यूअर को बुला लिया। तो जाती एक दिन बाद जब वैल्यूअर को बुलाया, उसने कहा जी 300 का गेन आया है। अब हम कंसोलिडेशन करते हुए उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मंगवाएंगे तो उसमें तो उसने ये 300 का गेन रिकॉर्ड अपने लिए किया होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब हम कंसोलिडेशन करने लगेंगे तो हम तो ऑलरेडी 1 अक्टूबर को इस गेन को रिकॉर्ड कर देंगे। तो आ जाके वही काम है जो थोड़ी देर पहले करते, जिस काम को पेरेंट वर्किंग 1 में रिकॉर्ड कर चुका है तो फुल स्टॉप के बाद वाला उल्टाना है, ये वाला 300 नहीं उल्टाना। तो फुल स्टॉप के बाद वाला मैंने उल्टा दिया है, -300 और -300। सर ये एट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा। अब ये उल्टा दिया, समझ लें पीपी होता तो उसमें हम उल्टाते। सर ये एट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा। भाई एट्रीब्यूशन में कैसे जा सकता है, मैं कैसे दे सकता हूं नियों को? ये गेन ही सवाल कह रहे हैं 1 अक्टूबर वालों के, ये तो सऊदी किंग के होते ही गेन पता चल गया था, तो मैं एट्रीब्यूट कैसे करूं इसको? सर इस पे पेरेंट का हिस्सा नहीं, पेरेंट ये 300 पेरेंट का नहीं, वो तो मैंने सब्सिडरी की ओसीए से उठाया, इसमें पेरेंट का हिस्सा है। पेरेंट का कहां से हिस्सा? सवाल करें ये तो 1 अक्टूबर वालों के, उनको दिए, इनको ना उल्टाएं, इनको दिए रखें। इधर भी उल्टा दें, जो 300 पड़ा हुआ था, इधर भी खुशी के तौर पे पड़ा हुआ था, इसको भी उल्टा दें। और इधर खुशी के तौर पे तो नहीं पड़ा था, इसने एट्रीब्यूट होना था, तो इधर भी उल्टा दिया। तो ये वही काम जो हमने किया। तो जो काम लिख लें फुल स्टॉप के आगे, ये जो काम वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप समझ लें सुबह वाले सवाल में एक चौथी एडजस्टमेंट आ गई। जो काम पेरेंट कर चुका था 1 अक्टूबर को, कंसोलिडेशन करते हुए सब्सिडरी ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए भी कर दिया। अच्छा, अब यार एक हाईली टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, भाई क्या इस तरह की चीज़ें डाल रहा है, इसका हाल कोई नहीं। अब कि वो जो डेप्रीसिएशन है ना, अब वो असल में सब्सिडरी ने सही रिकॉर्ड की हुई है, वो हमें अब रिकॉर्ड करनी नहीं चाहिए थी एक्विजिशन डेट पे ऑनवर्ड्स। वो जो हमने डेप्सिन 11 की चार्ज की है ना, वो हमें चार्ज करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सब्सिडरी ने ऑलरेडी वो डेप्सिन सही रिकॉर्ड कर ली होगी अपनी किताबों में, क्योंकि उसने भी एसेट को क्या कर लिया हुआ है, रीवैल्यू। इसलिए मैं 11 को मिटाने लगाऊं, इस 11 को यहां से और इस 11 को यहां से, और वर्किंग नंबर 10 ये मैं उल्टाने लगाऊं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ना समझ आई तो कल भी कर लेंगे। छोटी सी चीज से ना परेशान ना हो जाया करें, मेरी पूरी कंसोलिडेशन स्टेक पे पड़ गई और ये क्या हो रहा है, छोटी सी चीज की वजह से परेशान ना हो जाया करें। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं सुबह वाली क्लास से। सुबह वाली क्लास के अंदर जो हमने सवाल किया था उसमें देखें एक एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन 37 में। उसमें किसी ज़माने में बच्चे सवाल पूछते थे, आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा था। बच्चे उसमें यह सवाल पूछते थे कि प्लांट हमारा इंपेयर हो गया है 1 अप्रैल को, प्लांट हमारा इंपेयर हो गया है 1 अप्रैल को, तो सर इसके आगे इसकी लाइफ भी दें
क्योंकि सब्सिडरी ने इसको इंपेयर, फुल स्टॉप के आगे ज़ूम करें, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी लाइफ भी दें, क्योंकि सब्सिडरी ने इसको इंपेयर नहीं किया, हमने इसको इंपेयर किया वर्किंग वन में, तो जाहिरी बात है अब सब्सिडरी उसी कॉस्ट पे डेप्रिशिएट कर रही होगी, और हम जो हैं वो इंपेयर करने के बाद वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसलिए एंट्री होनी चाहिए थी, इसके बाद आपको पूछना चाहिए था कि एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होनी है तो एक और एंट्री मुझे करवाएं। लेकिन ये सवाल आईकैप ने ज्यादा अच्छा बनाया था, उसने लाइफ दी नहीं ताकि कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो, इसलिए कि आईकैप को पता था कि सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन के एतबार से एरर नहीं हुई, क्योंकि अगली लाइन में लिखा हुआ है उसने भी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए वो अपनी किताबों में डेप्रिसिएशन अल्लाह का शुक्र है सही रिकॉर्ड कर चुका है। वरना अभी ये जो जिसमें मैंने पढ़ी है आपने देखा होगा, इसमें पहले ये वाला इंपैक्ट था, दरमियान में 5% डला हुआ था, 5% लाइन डली हुई थी, और उसके बाद इसी तरह वाली लाइन आगे डली हुई है। तो इस सवाल में उसने दरमियान में लाइफ वाली लाइन नहीं डाली, क्योंकि उसको पता था मैं अगली लाइन लिखने लगा हूं। तो जब मैं अगली लाइन लिखने लगा हूं तो जिस लॉस को हमने वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर लिया, अगर उसको सब्सिडरी ने भी रिकॉर्ड कर लिया, इस पे हमें एतराज जरूर है, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है डेप्रिसिएशन गलत होने से बच गई हमारी, उसकी किताबों में डेप्रिसिएशन गलत होने से बच गई। हमने रिकॉर्ड कर लिया वर्किंग वन में, उसने बाद में रिकॉर्ड कर लिया लॉस को, ये तो एतराज है कि लॉस डबल रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन उस रिकॉर्ड होने की वजह से सोचें, जरा सोचें, डेप्रिसिएशन तो गलत नहीं हुई ना, उसने ऑनवर्ड्स पे डेप्रिशिएट उसी के मुताबिक किया होगा। तो इस सवाल में ये जो 5% बीच में डला हुआ था, ये इससे कंपेयर करके देखें। अब हमने रीवैल्यू कर लिया वर्किंग वन में, उसने भी कर लिया है रीवैल्यू, अब दरमियान में फिर डेप्रिसिएशन की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे हमें कोई एतराज वाली बात ही नहीं है। तो डेट्स वाइज 11 को काटा है। तो यार नॉट एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, रियली अजीब। आगे चलें। हाँ वो कर लेते हैं इसका, वो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा माय डियर, अब आई रियली फील सॉरी फॉर दिस कि ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टमेंट इसने थोड़ा सा आपको हिलाया है, बट प्लीज़ ये 20 वाली एडजस्टमेंट भी मुश्किल नहीं थी और ये वाली एडजस्टमेंट भी आसान थी। जब मैंने आपको करवाई आपको फिर समझ आ गई। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो 2 लाइनें हैं ना ग्रीन वाली, इनके अलावा ये सवाल भी सारा स्क्रैप ही भरा हुआ है, आगे कुछ भी नहीं है, इजी एडजस्टमेंट्स हैं। तो ठीक है यार, क्या हुआ, मेरे ख्याल से अब 18 नंबर का है, तो उसने इस एडजस्टमेंट का कोई 1 नंबर रखा होगा, इस एडजस्टमेंट का 1.5 नंबर रखा होगा, तो ये 2-2.5 नंबर हैं जो लूज होने वाले थे। बाकी अब आप रिलैक्स हो जाएं और आगे चलने की कोशिश करें। अच्छा, ये किसके शेयर की फेयर वैल्यू है? और नहीं, ये सवाल मैं पूरा कराऊंगा, ये सवाल आप पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एट्रीब्यूशंस की रिवीजन जरूरी है। एट्रीब्यूशंस बच्चे गलत करते हैं, हालांकि एट्रीब्यूशन तो सीधी सीधी चीज है, इसको सवाल को एंड तक लेके जाना है। कराएं जी। फिर ये किसके, आरएल कौन है? तो फिर एनसीए फेयर वैल्यू पे होगी ना, हाँ लिखा हुआ है कहीं एनसीए फेयर वैल्यू पे। 0.4 और 9 को मिला के पढ़ें, तो एनसीए की फेयर वैल्यू बता दें। 150। अच्छा सॉरी, इसका टोटल तो जरूरी नहीं है ना, वो तो एनसीए फेयर वैल्यू पे है, इंटू 8.1275। ऑब्वियसली वर्किंग 4 में जाना है, तो वो तो मैंने करनी नहीं। अच्छा, गुडविल निकाल दें, पहले ये बताएं 51। अब गुडविल बताएं किधर आ रही है, अदर इनकम में ले जाएं 362। अच्छा, अगली एडजस्टमेंट भी करें, थोड़ा सा पंगा लिया उसने, इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना इससे। अगली एडजस्टमेंट करें, उसके पंगे से परेशान नहीं होना। जल्दी से मुझे अनसोल्ड का प्रॉफिट बता दें कितना है, अनसोल्ड का प्रॉफिट। कैलकुलेटर पकड़ें जल्दी से, अनसोल्ड का प्रॉफिट परसेंटेज मिसिंग है, पहले जल्दी से वो निकाल लें, मार्कअप निकाल लें, मार्जिन निकाल लें, जो मर्जी करें जल्दी जल्दी माय डियर। ये P2S है S2P है?
P2S जल्दी बताएं, अनसोल्ड का प्रॉफिट। नहीं नहीं, अनसोल्ड का प्रॉफिट माय डियर, प्रॉफिट जो मैंने पोस्ट करना है 32। और भी निकालें लोग, मार्जिन नहीं आए माय डियर, अनसोल्ड का प्रॉफिट जो मैंने सवाल में लेके जाना है, तो बस जो लेके जाना है बस वो बताओ। 32, बाकियों को भी निकालने दें। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन ना लिखी होती ना तो मैंने आपको कहा था कि सेल को भी फिर 9/12 करना है। अगर इस लाइन की जगह लिखा होता ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि जो सेल कैंसिल करनी होती है वो 1 अक्टूबर के बाद वाली, शोहर बीवी बनने के बाद वाली सेल कैंसिल करनी होती है या पूरे साल की सेल कैंसिल करनी होती है? शोहर बीवी बनने के बाद वाली। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर क्वेश्चन फॉर कंसोलिडेशन IFRS 310 का जो सवाल मैंने आपको करवाया था उसमें लिखा हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। तो ये ड्यूरिंग द ईयर सेल उठानी होती है या 1 अक्टूबर के बाद वाली? वो अल्लाह का शुक्र है ही बाद वाली सारी, इसलिए इसको खुदा के लिए 9/12 ना कीजिएगा फेस पे लेके जाते हुए। अच्छा जी, BL कौन है? पेरेंट्स सोल्ड गुड्स एट अ सेल प्राइस ऑफ, इसके लिए क्या होगी वो? परचेज प्राइस, जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 160। ये होता है आपस का प्रॉफिट, जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 160। कॉस्ट बता दें, वैसे कोई जरूरत नहीं थी कॉस्ट बताने की आपको, मुझे ऐसी टाइम जाया किया है। फिलहाल मार्जिन निकाल लें मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 32%, ये मार्जिन आ गया 32%। 80% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय RL। कितना? 100 इसके पास अभी तक पड़ी नहीं है, ये अनसोल्ड है। ओह मैन, या ना कर ऐसा भाई, खुदा के लिए हमारे साथ जुल्म ना कर। ये प्रॉफिट तुमने आउटसाइड वर्ल्ड से कमाया है, ये तो मुझे ना देना। ये तो प्रॉफिट तुमने आउटसाइड वर्ल्ड से कमाया है। अब इतना तो ना खेलना हमारे फ्यूचर के साथ कि ये फिक्रें दे रहे, ये तो तुमने आउटसाइड वर्ल्ड से प्रॉफिट कमाया है। RL किसको बेच रहा होगा वैसे चीजें? जब BL ने RL को बेच दी हैं तो RL किसको बेच रहा होगा? तो हमें क्या, तूने 150 प्रॉफिट कमाया, ये आपस का है ही नहीं जो मैं कैंसिल करूं। हाँ, इससे ये जरूर आप कर सकते थे, बोंगी मार सकते थे कि 400 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है और प्रॉफिट 150 है, तो सेल प्राइस निकाल सकते थे। लेकिन इसको क्या करना है, आपस की सेल ही नहीं है, तो इसको इग्नोर करना था पेपर में। ये सोल्ड की फिगर हो गई, इसको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें, और ये अनसोल्ड की फिगर होगी, इसका प्रॉफिट निकाल के कैंसिल करें। तो आपस की सेल पहले कैंसिल करें, -500 -500, और वर्किंग नंबर 11। 100 रुपया तो पता है ना कैसे निकला, बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने। 100 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाइड बाय 32, 32 प्लस 32। इट विल नॉट हिट एस प्रॉफिट क्योंकि ये P2S है। सो इट वॉज अ ट्राइंगुलर अप्रोच। 100 मार्जिन नहीं था, ये 100 सेल प्राइस है ना, तो ये मार्जिन है ना? नहीं, 100 तो अनसोल्ड है ना, तो अनसोल्ड सेल प्राइस भी पड़ा होता है। 1 बाय 1 हमने मार्जिन निकाला हुआ है ना। हाँ, अब बोलो 1 बाय 1 जी। ओ हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मार्जिन है। बस ये दसना था कि नीचे बटे के नीचे 100 डाल दें, आराम से बात कर लेनी थी। ये 32 कितने लोगों ने निकाला था, जरा ये लोग पता चलें। अच्छा, इसी वजह से आई क्या कहते हैं, पता नहीं 40% बच्चे पास हुए, 45%। अच्छा,
हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें 32 वाले, देखिए 45%, 45% बच्चे तो थे जी। BL acquired shareholding in TL by transferring BL's land। चलो कोई नहीं, ये एसोसिएट एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन पेज 27 टाइप एडजस्टमेंट करवा रहा है। खैर है, मैंने जर्मन किंग को लैंड दे दी है। BL acquired shareholding in TL by transferring BL's land having a carrying value of 690 and a fair value of 930। The investment was recorded at, ओ यार ये तो छाड़ो, मैंने ओरिजिनल एंट्री तो करने दे। ओरिजिनल एंट्री मेरे ख्याल से ओरिजिनल एंट्री मैंने आपको इसकी ये सिखाई हुई थी, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे बुक करें और लैंड बुक वैल्यू से क्रेडिट करें। फेयर वैल्यू 932, बुक वैल्यू पेज 27 690, गेन CRE अदर इनकम जी 242, रॉन्ग एंट्री। द इन्वेस्टमेंट, ये दूसरी दफा ये एरर आई है, एक दिन पहले भी आई थी सवाल में, एग्जैक्ट ये अंग्रेजी थी। अब देखें कभी कभी रेपिटेशन भी हो रही है। द इन्वेस्टमेंट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और लैंड क्रेडिट कितने से? 690 से। जी रेक्टिफाइंग एंट्री $242 और CRE अदर इनकम 242। वर्किंग नंबर 10, 12, 13 यही छापे नहीं खत्म हो रहे साढ़े। वर्किंग नंबर 12। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड करूं मैं? वर्किंग 7 में। इन्वेस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड करूं? वर्किंग 7 में। वो मुझे मांगी भी उसने, तो बस फिर क्या करूं अब मैं? अदर इनकम रिकॉर्ड कर दें बस। 242 वर्किंग नंबर 12। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं, वर्किंग 7 में वैसे आप क्या फिगर लेके जाते अगर इन्वेस्टमेंट्स की लेके जानी होती? दो तरीके थे आपके पास। एज पर क्वेश्चन तो कोई दी नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से 932 लेके जाना सेफ था। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ही बारीक बीन है तो आप फिर कहते क्योंकि एक एंट्री अकाउंटेंट कर चुका है तो एज पर क्वेश्चन नाउ 690 है, फिर आप वर्किंग 7.1 बनाते, एज पर क्वेश्चन 690 प्लस करते उसमें 242, तो बात वही आ जानी थी आ जाके 932। तो लेकिन वर्किंग 7 अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि सवाल ने मांगी नहीं। आए पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड निकाल दें आप सारे, ये फिगर अल्लाह करे सही निकला है। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, सवाल खत्म हो गया भाई। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड निकाल दें, सबको ट्राई करने दें। पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, पहले पूरा डिविडेंड निकालना है, पूरा निकाल दें। डायरेक्ट ही हमारा शेयर निकालना है, हमारा शेयर कर दें, जो मर्जी करें, बस हमारा डिविडेंड बताइएगा मुझे। एक काम ना करें, पहले 5 को 10 से डिवाइड करें। फेस वैल्यू कितनी है? कहाँ है? मुझे तो नहीं मिल रही, किधर लिखी हुई है? अच्छा ये ठीक है, आपको देखने वाली आंख होनी चाहिए, लेकिन बड़ों को नहीं ऐसे कहते। अच्छा, तो डिविडेंड कितने % है?
50%। मुझे पूरा सफा बताएं, वाइट सफा था ना एसोसिएट का, पूरा सफा बताएं। एस का शेयर कैपिटल पकड़ें, एस का शेयर कैपिटल, ए का जेड़ा भी है यार छो, 1000, ए का शेयर कैपिटल जरब इज इक्वल टू, ये क्या है, ए का फुल डिविडेंड, इसमें मेरा हिस्सा 1, जी हाथ खड़ा करें कितने लोगों ने यही 150 निकाला था यार। इसका एक तरीका देख लें, एक मिनट, इसका एक तरीका देख लें। 100 मिलियन शेयर्स हैं और 30 मिलियन मेरे पास हैं। प्लीज फोकस, क्योंकि IFRS 9 में भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में ये पूछने लग गया है। 100 मिलियन शेयर्स हैं और 30 मिलियन, अगर आप इस सारे की जगह 30 मिलियन शेयर्स मेरे पास हैं, मुझे एक पे 5 रुपए मिला, तो आज आके खोती उधर ही खड़ी होनी थी 150 पे। तो प्लीज इसको भी जरा तरीके को सीखें, दोनों तरीकों को सीखें, क्योंकि आजकल कई दफा वो खाली ये बता रहा है कि मैंने 30 मिलियन शेयर एसोसिएट के खरीदे हुए हैं, तो बस 30 को फिर 5 से जरब दें, 150 हो गया। ये दोनों तरीके लिखे माय डियर, दोनों। ये पुराना तरीका है, ये मार्केट में नया तरीका नहीं आया, ये अकल है थोड़ी सी। जरा आप 1000 उसका शेयर कैपिटल है, तो उसमें इसका मतलब है उसका टोटल शेयर कैपिटल 100 मिलियन है, तो 100 मिलियन में मेरा कितना, 30 मिलियन। तो मेरे पास 30 मिलियन शेयर है, मुझे हर शेयर के बदले 5 रुपए भेजेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 150। ये अदर इनकम में जा चुका है, इसे क्या करें, माइनस कर दें, कितना, अदर इनकम कोई जगह जगह हैगी, माइनस पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। वर्किंग 6 माय डियर मैंने नहीं आज पूरी की, क्योंकि वो प्री वगैरह गिवन थी। वर्किंग 6 मैंने पूरी नहीं की, बस प्रॉफिट निकाल के छोड़ दी हुई थी। डन। वर्किंग 6 में वैसे कितना डिविडेंड जाना था, वर्किंग 6 में 500, और उसका फटा हुआ हिस्सा P&L के फेस पे कैंसिल होना था। टोटल्स कर दें, टोटल्स कर दें और एट्रीब्यूशन। अच्छा यार, आप माने या ना माने, मैं बस 2 एडजस्टमेंट्स कोई कहूंगा नहीं थी, एक इंपेयरमेंट लॉस वाली और ये जो 300 कैंसिल करने वाली थी, बाकी तो इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अच्छा, इसको ना मैंने अभी मैं सोल्यूशन में देख रहा था, इसको मैंने SRS लिखा हुआ है, इसको इसी को पैटर्न फॉलो कीजिएगा। SRS से आपका जहन वर्किंग 2.1 की तरफ जा सकता है, इसलिए प्लीज इसको एसोसिएट ही रखें, इसको एसोसिएट ही रखें। हाँ जी, 2757 2503। हाँ जी, ओहो सॉरी, एक मिनट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 is past adjustments and step 4 close working number 5.1 and 5.3 and post on the face of consolidated statement of comprehensive income. Carry down 201, carry down 27. शेयर ऑफ पैट किससे, ए से, और शेयर ऑफ OCI किससे, अब ये है ही हमारा हिस्सा 27। पैट
अब एट्रीब्यूट किस किस को करना है? पैट, और आज तो वैसे ही प्रॉफिट्स हैं सारे, आज तो लॉसेस भी नहीं है। तो 2187 और 2334 कर दें। अच्छा जी, पहले रट्टा, ताकि गलती ना हो कभी भी पेपर में। P और वर्किंग 5, P और वर्किंग 5 एंड वर्किंग 5.2, ये रट्टा है ताकि कभी भी गलती ना हो। याद रखिएगा 5.1 और 5.3 फेस पे चली जाती हैं और 5 और 5.2 एट्रीब्यूशन में आती हैं जी। थर्टी थ्री इसका है ही नहीं, क्या करूं जी। और 33 प्लस 0, 33। अनलकीली आज वो 0 है उधर, क्योंकि सारा सरप्लस कौन ले उड़ा? यकम अप्रैल वाला, यकम अक्टूबर वाला, वो सऊदी किंग था। हमारा नहीं है सरप्लस, क्योंकि वो सऊदी किंग का ही था सारा जी। तो कम से कम यार और कुछ सीखा है नहीं सीखा? आज के सवाल में हमने ये सीख लिया कि इक्का दुक्का जो चीज़ आती है अजीब सी, उसकी वजह से हमने टेंशन नहीं लेनी। आगे और ऊपर नीचे सब पड़ा होता है इतना कि वहाँ से इजीली आप पास हो सकते हैं। इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि वो असल में उसकी कहानी ये है कि वो CRE में डेबिट हो गया होता है, ARE में डेबिट हो गया होता है और CRE में पड़ा होता है, वहाँ से कैंसिल हो जाता है। क्योंकि CRE ARE दोनों ही, PRE में वो पड़ा होता है और ARE में माइनस हुआ होता है, तो वो खुद ही खत्म हो जाता है। अपना सामान पूरा कर लें और चले जाएं।